Today we are study about a determinant. In determinant we are study about 6 topic. First one is determinant of matrix. मीन्स इसमें पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। थर्ड टॉपिक रहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन डिटर्मिनेंट। फोर्थ टॉपिक रहेगा माइनर ऑफ मैट्रिक्स एंड फिफ्थ टॉपिक रहेगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो जनरली डिटर्मिनेंट हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। वेयर एम इज इक्वल टू एन, वेयर नंबर ऑफ रोज, और एन हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं 1x1 मैट्रिक्स है। 1x1 मैट्रिक्स है। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जनरली इसका डिटर्मिनेंट ए होगा। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। कोई 2x2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट जनरली होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ए डी और माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी। ये हो जाएगा 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब देख लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले इसको कॉमन लेंगे। सपोज कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यह 3x3 मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले ए को कॉमन लेंगे, उसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल जो होगा उसको नेगलेक्ट करेंगे, और जो बच जाएगा 2x2 मैट्रिक्स उसको एक डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ अगर ए लिए तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे, और जो बच जाएगा 2x2 मैट्रिक्स उसको एक 2x2 मैट्रिक्स के अंदर लेंगे। फिर उसके बाद बी लेंगे। बी जो होगा वो माइनस में होगा। माइनस इसलिए होता है कि जनरली -1 टू द पावर आई प्लस जे, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं जो भी होता है। तो ये जो हो जाएगा A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, तो आई हो जाएगा 1 और जे हो जाएगा 2, तो -1 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो -1 टू द पावर -1 होता है, इसलिए माइनस बी हो जाएगा। बी को लेंगे तो माइनस, और इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल को एलिमिनेट करेंगे, तो जो बच जाएगा वो 2x2 का मैट्रिक्स को 2x2 का डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। तो ये बच जाएगा डी एफ जी आई, तो ये हो जाएगा डी एफ जी आई, ये हो गया 2x2। उसके बाद सी लेंगे। ये जो सी होगा ये प्लस में होगा, क्योंकि -1 टू द पावर ये हो जाएगा 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आई जे तो -1 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ सी आ गया, और इसका रो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो बच जाएगा इसमें डी ई जी एच। तो इस तरह से 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। इसमें कॉमन लेके 2x2 के मैट्रिक्स में लाते हैं, 2x2 के डिटर्मिनेंट में लाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ए रहेगा कॉमन, और इसका अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ई, तो ई आई होगा और माइनस एच एफ, फिर ई माइनस बी है ये जो है, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा डी आई माइनस जी एफ एफ जी एफ, और प्लस सी हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा डी एच माइनस ई जी।
ये हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फिर इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका सारा वैल्यू आ जाएगा। अब देख लेते हैं 4x4 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। यह है 4x4। 4x4 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले इसको 3x3 में लाएंगे, फिर इसको 2x2 में लाएंगे कॉमन ले लेके, और उसके बाद 2x2 में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद पूरा वैल्यू आ जाएगा। जैसे ये 4x4 मैट्रिक्स है तो पहले इसका ए को कॉमन लेंगे, तो इसका हॉरिजेंटल और इसका वर्टिकल दोनों को नेगलेक्ट करेंगे तो बच जाएगा 3x3 का मैट्रिक्स। ये जो 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा FGH FGH JKL JKL NOP NOP। ये हो जाएगा 3x3 का डिटर्मिनेंट। अब 3x3 का डिटर्मिनेंट को फिर से इसको करेंगे और इसको 2x2 के डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, तो इसको कॉमन लेंगे तो इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो बच जाएगा एफ को कॉमन लेने के बाद 2x2 का। 2x2 में क्या बचा KLOP, 2x2 में बच गया KLOP। और इसी तरह से इस सब का भी होगा। बी को कॉमन लेंगे फिर 3x3 आएगा, फिर सी को कॉमन लेंगे फिर 3x3 आएगा, और डी को कॉमन लेंगे तो ये भी 3x3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आएगा। और इसके बाद इसको फिर इसमें ई को कॉमन लेके 2x2 आएगा, और इसी तरह से सबको सिंप्लीफाई कर देंगे। 2x2 में लाके लास्ट में सबको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक का देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं। इसको किए फिर इसका एफ को कॉमन लेंगे, इसका एफ को कॉमन लेंगे तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसमें बच जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स। इसको लेंगे फिर यहाँ आ जाएगा ये एफ, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे KP माइनस LO, KP माइनस LO, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और सब सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन करके उसका वैल्यू आ जाएगा। इसको न्यूमेरिकल टर्म में सॉल्व करके देखते हैं। और सपोज कोई मैट्रिक्स है ए 1x1 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 5 होगा। फॉर सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल देख लें। कोई मैट्रिक्स है 5 2 7 8, 2x2 का मैट्रिक्स है। तो 2x2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 आएगा। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये 26 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 9 7 3 5 8। तो इसका पहले 1 को कॉमन लेंगे और इसके बाद इसको 2x2 के मैट्रिक्स में 2x2 के डिटर्मिनेंट में लाएंगे। तो इसका 1 कॉमन लेंगे तो इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे, और ये हो जाएगा 9 7 5 8। इसी तरह अब ये 2 को लेंगे तो ये माइनस में रहेगा, -2 को लेंगे तो इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल जाएगा तो बच जाएगा 4 7 3 8 4 7 3 8। अब 3 को लेंगे, 3 प्लस में आएगा, +3 को लेंगे तो इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल जाएगा तो ये हो जाएगा 4 9 3 5 4 9 3 5। अब ये दोनों इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस +1 है, इसको कॉमन रखेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा 9 × 8 72 माइनस 5 × 7 35। फिर ये -2 को कॉमन लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 8 32
-3 इंटू 7 21 प्लस 3 को लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20 -3 इंटू 9 27। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 2 22 और ये -7 इंटू 3 -21 और ये तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -6। अब ले लेते हैं 4x4 मैट्रिक्स का एग्जांपल। 4x4 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेंगे तो इसका पहले 5 को कॉमन लेंगे, फिर ये आ जाएगा 3x3 मैट्रिक्स में, फिर 3x3 डिटर्मिनेंट को, फिर इसमें 8 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x2 के डिटर्मिनेंट में, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ 5 को कॉमन लेंगे तो 5 को कॉमन लेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे और इसके अंदर बच जाएगा 3x3 का डिटर्मिनेंट जो होगा 8 7 5 6 2 4 2 3 4 8 7 5 6 2 4 2 3 4 ये हो जाएगा। फिर -7 को लेंगे, 7 को लेंगे तो ये -7 होगा, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल जाएगा तो इसके अंदर बच जाएगा 3 7 5 3 7 5 4 2 4 4 2 4 एंड 1 3 4 1 3 4। अब लेंगे उसके बाद वाला टर्म, उसके बाद में है 2, तो ये जो 2 है प्लस 2 लेंगे और इसके अंदर इसका हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो बच जाएगा 3 8 5 3 8 5 4 6 4 4 6 4 एंड 1 2 4 1 2 4 और उसके बाद का टर्म लेंगे तो ये जगह 9, तो ये -9 होगा। -9 इसलिए होगा क्योंकि a 1 4 है और -1 टू द पावर i प्लस j, फिर i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 4 -1 टू द पावर 5 -1 टू द पावर 5 हो जाएगा -1 -1 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 9। तो ये -9 को जब लेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 3 8 7 4 6 2 एंड 1 2 3 3 8 7 4 6 2 एंड 1 2 3। अब ये आ जा गया, ये 3x3 डिटर्मिनेंट में आ गया। अब इसको 2x2 डिटर्मिनेंट में लाते हैं। 2x2 डिटर्मिनेंट में लाएंगे इसको तो ये जो 5 है ये कॉमन रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका 8 को लेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल जाएगा और इसका वर्टिकल जाएगा। 8 को कॉमन लिए, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बचेगा 2 4 3 4 2 4 3 4। अब इसके अंदर बचेगा 7 -7 को 7 का -7 होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल को एलिमिनेट करेंगे तो बच जाएगा 6 4 2 4 6 4 2 4। इसका लास्ट टर्म लेंगे 5, +5 होगा तो +5 को लेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाएगा तो इसके अंदर बच जाएगा 6 2 2 3 6 2 2 3। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हुआ इतना। अब देखेंगे -7 वाला का, तो -7 वाला का है तो -7 कॉमन लेंगे और इसका 2x2 के मैट्रिक्स में सबको लाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 3 को और इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा 2 4 3 4 2 4 3 4। यहाँ 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 4 3 4। अब इसमें
3 का हो गया। अब 7 को लेंगे, 7 माइनस में आएगा तो -7 को लेंगे, फिर इसका हॉरिजेंटल और इसका वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बचेगा 4 4 1 4 4 4 1 4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद वाला टर्म लेंगे 5 को लेंगे तो इसका हॉरिजेंटल और इसका वर्टिकल ये दोनों को नेगलेक्ट करेंगे तो बचेगा 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, ये हो गया सेकेंड टर्म का। सेकेंड टर्म का इतना आया। अब थर्ड का देखते हैं। थर्ड में है +2 है तो +2 को कॉमन लेंगे और ये 3/3 को 2/2 में लाएंगे तो ये 3 को कॉमन लेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 6 4 2 4। 3 को कॉमन लेंगे तो इसके बाद अंदर बच जाएगा 6 4 2 4। उसके बाद इसमें लेंगे -8 को कॉमन लेंगे तो -8 होगा, -8 कॉमन हो जाएगा तो इसके अंदर इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बचेगा 4 4 1 4। इसके अंदर बचेगा 4 4 1 4। फिर इसका लास्ट टर्म लेंगे इसका लास्ट टर्म रह जाएगा 5, तो 5 को लेंगे तो प्लस में आएगा और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 4 6 1 2 4 6 1 2। ये सेकेंड का होगा। थर्ड का हो गया। अब लास्ट टर्म का देख लेते हैं। ये हो गया थर्ड का। अब लास्ट टर्म का देख लेते हैं। लास्ट में -9 ये है और इसको 2/2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में लेंगे तो 3 को लेंगे तो 3 पॉजिटिव रहेगा। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 6 2 2 3। 3 को कॉमन लेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 6 2 2 3। अब इसका 8 लेंगे तो 8 माइनस में आएगा तो -8 आ गया और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बचेगा 4 2 1 3 4 2 1 3 और इसका लास्ट बच जाएगा 7 को कॉमन लेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 4 6 1 2 4 6 1 2। ये हो गया फोर्थ टर्म। अब सबको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो 5 और 8 कॉमन रहेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। ये हो जाएगा 2 × 4 8 -12, 8 -12 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे -7 × 6 × 4 24 -2 × 4 8 +5 को लेंगे तो 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 × 3 18 -2 × 2 4 प्लस ये हो जाएगा। फिर माइनस आएगा -7। ये हो गया फर्स्ट टर्म का। और सेकेंड टर्म का देखते हैं -7। ये 3 कॉमन है और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 8 -3 × 4 12 -7 × 4 क्रॉस 4 हो जाएगा 16 -1 × 4 हो जाएगा 4 16 - 4 और ये आ जाएगा +5। +5 ही रहेगा कॉमन और इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 12 -1 × 2
2 हो जाएगा। फिर इसका थर्ड टर्म देखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसका थर्ड टर्म का देखेंगे +2 को कॉमन लेंगे और इसके अंदर आ जाएगा 3, 6 × 4 हो जाएगा 24, -2 × 4 हो जाएगा 8, फिर -8 होगा ये। अब 4 × 4 का हो जाएगा 16, -1 × 4 4, +5 को लेंगे तो ये जगह 4 × 2 8, -1 × 6 6, ये हो गया थर्ड टर्म। अब फोर्थ वाला देखते हैं, ये हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ -9 है, -9 कॉमन रहेगा, ये 3 आ जाएगा इसके अंदर, और 6 × 3 हो जाएगा 18, -2 × 2 हो जाएगा 4, -8 × 4 × 3 हो जाएगा 12, -1 × 2 हो जाएगा 2, +7, और ये हो जाएगा 4 × 2 8, -1 × 6 6 हो जाएगा, ये भी हो गया। अब इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो ये 5 रहेगा और ये हो जाएगा 84 -84, और ये हो जाएगा 96 84, 2 and 1 -12, 5 84 64, एक मिनट, 8 × 64 96 हो जाएगा 2 3 -32, ये -32 आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -112, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा +70। इसी तरह अब इसमें आते हैं, -7 को कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -84, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा +50। ये हो गया, ये हो गया। अब थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म है +2 वाला, +2 को कॉमन लेंगे और ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा +48, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -96, एंड इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा +10, एंड ये हो गया। अब फोर्थ टर्म देखते हैं, ये वाला टर्म -9 को कॉमन लेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा +42, और इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा -80, एंड इसको करेंगे तो आ जाएगा +7, और इस सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 155 आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो और द कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। कोई डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट है, सपोज कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए, तो इसका रो इसका जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ए, और जिसको चेंज करेंगे डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हो जाएगा वो जनरली, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो यही इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, जैसे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, वैल्यू डिटर्मिनेंट का सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगा वो अनचेंज रहेगा इफ़ द रोज और द कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। अगर रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देंगे कोई भी डिटर्मिनेंट का तो उसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा। फॉर सपोज कोई डिटर्मिनेंट है 2 3 5 6 0 4 एंड 1 5 7, इसको इंटरचेंज करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो फर्स्ट रो है 2 3 2 -3 5, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 2 -3
5। सेकेंड रो है इसका 604, तो इसका सेकेंड कॉलम होगा 604। और इसका थर्ड रो है 157, तो इसका थर्ड कॉलम होगा 157। ये दोनों इंटरचेंज होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। यही इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देख लेते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो इसका रो जाएगा और इसका कॉलम जाएगा, तो इसके अंदर इसका रो गया, इसका कॉलम गया, तो इसके अंदर बच जाएगा 0 4 5 माइनस 7, 0 4 5 माइनस 7। अब -3 को लेंगे तो माइनस इंटू -3 +3 हो जाएगा, +3, और इसका रो जाएगा और इसका कॉलम जाएगा, तो हो जाएगा 6 4 1 माइनस 7, 6 4 1 माइनस 7। और इसका लास्ट टर्म रहेगा +5। +5 का रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो बच जाएगा 6 0 1 5, 6 0 1 5। और इस सबको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा -20। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को कॉमन लेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -42 माइनस ये हो जाएगा 4। ये +5 को लेंगे तो +5 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और -0, 30 माइनस 0 30 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर -28। अब इसका देख लेते हैं। यह है तो 2 को कॉमन लेंगे तो इसका रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 0 5 4 माइनस 7, 0 5 4 माइनस 7। प्लस -6 लेंगे, अब इसका -6 को लेंगे और इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा -3 5 5 माइनस 7, -3 5 5 माइनस 7। और ये बच जाएगा 1 का रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा -3 0 5 4, -3 0 5 4। इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 2 रहेगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस, ये आ जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा -20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 5 20, ये होगा -20, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा -20। और इसको लेंगे तो -6 और -3 इंटू -7 हो जाएगा 21 माइनस 25, -21 -25। और ये थर्ड को लेंगे +1 वाला इसका, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -3 इंटू 4 -12 -0। और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -28। तो ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि कोई भी डिटर्मिनेंट है इसका रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, जो डिटर्मिनेंट ए है उसका वैल्यू और जिस उसका रो और कॉलम में इंटरचेंज किया उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होगा। यही डिटर्मिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज। कोई दो रो, कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसका कोई दो रो को चेंज किए या इसका कोई दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, सपोज पहले से जो डिटर्मिनेंट है ये और इसको इंटरचेंज किए, इसका रो को ये दोनों को इंटरचेंज किए, ये दोनों को इंटरचेंज करके ये लिखे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में सेम रहेगा, बस निगेटिव साइन के साथ रहेगा। इसका अगर सपोज वैल्यू x आया तो ये -x हो जाएगा इसका वैल्यू। यही इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं।
फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है ए, कोई डिटर्मिनेंट है ए 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, यह है 3×3 का डिटर्मिनेंट। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 को कॉमन लेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 0 4 5 -7 0 4 5 -7। और इसका सेकेंड टर्म है -3, माइनस इंटू -3 हो जाएगा +3 और इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 6 4 1 -7 6 4 1 -7। और इसका थर्ड टर्म लेंगे तो इसका थर्ड टर्म है 5, तो ये +5 हो जाएगा और इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 6 0 1 5 6 0 1 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -20 होगा। +3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -42 और 1 × 4 4 हो जाएगा। और 5 को लेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 और -1 × 0 0, तो ये हो जाएगा 30 - 0, तो ये हो जाएगा 30। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -40, ये आ जाएगा -138 और ये आ जाएगा 150 और ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -28। अब इसका दो रो को ये जो है इसका किसी दो रो को इंटरचेंज करते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू इंटरचेंज करने के बाद उसका वैल्यू 28 आता है कि नहीं, क्योंकि माइनस इंटू -28 +28 आ जाएगा। निगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा अगर 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो वही देखते हैं कि इसका आंसर 28 आता है कि नहीं। तो ये है, ये दोनों को इंटरचेंज करके देखते हैं, ये दोनों को इंटरचेंज करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो यहाँ हो जाएगा 604 और सेकेंड हो जाएगा ये 2 - 3 5 2 - 3 5 और थर्ड 1 5 -7, ये ऐसा ही रहेगा। ये दो रो इंटरचेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फर्स्ट 6 लेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा -3 5 5 -7 -3 5 5 -7 और उसके बाद ये 0 को लेंगे तो ये 0 माइनस में आएगा और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा 2 5 1 7 2 5 1 -7 1 -7। अब +4 को लेंगे, +4 को लेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा 2 -3 1 5 2 -3 1 5। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 6 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -25 21 - 5 × 5 25 -0 और इसके साथ किसी इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वैल्यू आएगा वो -0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। और ये टर्म देखते हैं, ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। अब ये टर्म को देखते हैं तो ये हो जाएगा +4 × 2 × 5 हो जाएगा 10 और माइनस -3 × 1 हो जाएगा -3 तो -3 हो जाएगा +3 तो ये हो जाएगा 10 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा ये -24 इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा +52। इसका आंसर जो आ जाएगा वही 28 आ जाएगा। इसका आया था -28 और इसका इंटरचेंज करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 28। ये हो गया इसका सेकेंड प्रॉपर्टी।
अब थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इफ एटलीस्ट एनी टू रोज और एनी टू कॉलम हैव द सेम एलिमेंट। बेसिकली बोल रहा है 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं। ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स हैव द सेम एलिमेंट। अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम हैव द सेम एलिमेंट तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, कोई दो रो या कोई यानी दो कॉलम अगर सेम एलिमेंट हो तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। फॉर सपोज ए बी सी है और ए बी सी होता, सेम वैल्यू होता, तो इसका वैल्यू और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता। या सपोज कोई है मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी, तो एक मिनट, ये तो रो का हो गया। अब कॉलम का सपोज कोई होता कॉलम ए बी सी डी ई एफ, ये होता तो ये दोनों कॉलम जो है सेम है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता वो 0 होता। तो यही इसका थर्ड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, कि एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स अगर सेम होगा तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर सपोज कोई एक डिटर्मिनेंट है 2 -3 5 6 0 4 6 0 4, तो इसका 2 को कॉमन लेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 0 4 0 4, ठीक है। और ये -3 +3 हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेग्लेक्ट करेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा 6 4 6 4 6 4 6 4, +5 को कॉमन लेंगे, +5 अगर इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल लो को नेग्लेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 6 0 6 एंड 0। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 ही रहेगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 × 4 0 होगा और 0 × 4 0 होगा, तो कैलकुलेट करके 0 आएगा। +3 लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 4 24 -6 × 4 24, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 0 0 -6 × 0 0, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 2 × 0 0 +3 × 24 -24, ये 0 हो जाएगा, तो 3 × 0 हो जाएगा 0 +5 × 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 + 0 ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इफ ईच एंट्री इन एनी रो और each entry in any column of a determinant is 0, then the determinant is equal to 0. If each entry in any row or any column of a determinant is 0, if each entry in any row or any column, if each entry in any row if each entry in any row or each entry in any column of a determinant is 0, then the value of determinant is equal to 0. Then the value of determinant is equal to
0। तो इसका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 0, 1, 5, 0, 7, 4, 0, 2, 3। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 0 को कॉमन लेंगे और इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो डेटा बचेगा उसको एक 2x2 के डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। तो ये बच जाएगा 7, ये होगा 4, ये होगा 2 और ये होगा 3। अब इसको लेंगे तो ये 1 है तो यहाँ -1 आएगा और इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर बच जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का डिटर्मिनेंट 0, 4, 0 एंड 3। फिर अब +5 को लेंगे, +5 आएगा और इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर बच जाएगा 0, 7, 0 एंड 2। अब इस सबको कैलकुलेट करके देखते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है कि नहीं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 इंटू समथिंग 0, -1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। तो 0 इंटू 3 0, -0 इंटू 4 0। तो इसका वैल्यू भी 0 आ गया। और इसका देख लेते हैं +5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। तो 0 इंटू 2 0, -0 इंटू 7 0। तो ये भी हो गया 0। तो 0, 1 इंटू 0 0 और 5 इंटू 0 0। तो इसका वैल्यू भी 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ ईच एंट्री इन ए रो or column of a determinant is written as the sum of two or more terms, sum of two terms or even more terms, sum of two or more terms, then the determinant can be written as the sum of two or more determinants, sum of two determinants. Determinant can be written as the sum of two determinants, और अगर एक दो से ज़्यादा रहेगा तो सम ऑफ मोर डिटर्मिनेंट्स में भी। अगर यहाँ A2 होता में भी यहाँ A1 और B1 B2 प्लस B3 होता तो यहाँ एक डिटर्मिनेंट और ऐड हो जाता। तो इसका प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसमें A1 प्लस A1 है, A2 प्लस A2 है और A3 प्लस A3 है। और सेकेंड रो है B1 B2 B3 और थर्ड रो है C1 C2 C3। तो यहाँ प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट is written as the sum of two or more terms, sum of two terms, then the determinant can be written as the sum of two determinants. तो इसका सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 प्लस ऐड करके अदर डिटर्मिनेंट में लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। इसका जो है यही एगो A1 वाला आ जाएगा यहाँ
ये A2 वाला आ जाएगा यहाँ, और A3 वाला आ जाएगा यहाँ, और जो बच जाएगा A1, A2, A3 वो ऐड होके अदर डिटर्मिनेंट में चला जाएगा, और नीचे वाला सेम रहेगा। और देख लेते हैं सेकेंड एग्जांपल। इफ़ 2 रो जो है वो ऐड रहेगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या काम करेंगे, पहले इसका सॉल्व कर लेंगे 2 डिटर्मिनेंट में ऐड करके, और ये दोनों कैसे छोड़ देंगे। फिर जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे ही कैलकुलेट हो गया, 2 को मैं ऐड कर लिए, A1, A2, A3 प्लस इसका कैपिटल A1 का यहाँ ऐड कर दिए, स्मॉल A1 का स्मॉल A1, A2, A3 का यहाँ ऐड किए, और कैपिटल A1, A2, A3 को अदर में ऐड कर दिए। ये हो गया, और नीचे वाला सेम रखे। तो ये दोनों तो हो गया। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा A1, A2, A3, और नीचे वाला का 2 होएगा। स्मॉल वाला का एक ये आ जाएगा B1, B2, B3 प्लस कैपिटल B1, B2, B3 का यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया इसका। अब इसका कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल A1, A2, A3 तो रहेगा ही। अगर इसका स्मॉल B1, स्मॉल B2 एंड स्मॉल B3 इसको यहाँ लिखेंगे, और कैपिटल B1, B2, B3 को अदर डिटर्मिनेंट में ऐड कर देंगे, और नीचे वाला सेम रहेगा C1, C2, C3, C1, C2, C3। तो इसको हम कैलकुलेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, ये वाला जो टर्म है। तो ये वाला ब्रेक होके 4 टर्म्स में आ गया, 2 इसका निकला एंड 2 इसका निकला, और ये ब्रेक होके 4 टर्म्स में आ गया। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका। द वैल्यू ऑफ द डिटरमाइनिंग becomes k times the earlier value of the determinant, k times the earlier value of the determinant if each of the element of a particular row or column is multiplied with a constant k. The value of the determinant becomes k times हो जाएगा k times the earlier value of the determinant. Suppose earlier value इसका x है, तो k into x हो जाएगा earlier value of the determinant. If each of the elements of a particular row or column is multiplied with a constant k. अगर if each row suppose k, kb, kc है, abc, d, e, f, g, h, i, या each column k, kb, kc, d, abc, d, e, f, g, h, i। अगर ऐसा होगा तो इसका डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इसका लेते हैं। अगर सपोज कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स के टाइम्स द अर्लियर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रो पर देखते हैं, पार्टिकुलर रो इज मल्टीप्लाई विथ ए कांस्टेंट के, इज मल्टीप्लाई विथ ए कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ k1 के बी के सी। तो इसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा k टाइम्स आएगा। सपोज इसका वैल्यू आ गया x, तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, सपोज ये डिटर्मिनेंट a है और डिटर्मिनेंट b है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ जाएगा
k इंटू एक्स, यही प्रॉपर्टी है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई डिटर्मिनेंट है कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 3 2 8 डिटर्मिनेंट ए, और कोई डिटर्मिनेंट बी है कोई डिटर्मिनेंट बी है 3 6 9, 3 6 9 है 1 2 3 का 3 मल्टीपल। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9। तो वही है 3 6 9, मीन्स ये हो गया 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। तो इसमें जो के फैक्टर जो मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ के का वैल्यू 3 है। तो अगर सपोज इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर कुछ आता है x, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू x आ गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b का वैल्यू आ जाएगा k की जगह पर 3 इंटू एक्स आ जाएगा। x का देखते हैं वैल्यू कितना आया है। तो डिटर्मिनेंट a है 1 2 3 4 5 6 एंड 3 2 8। तो इसका पहले 1 को लेंगे, तो इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर जो बच जाएगा उसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 6 2 एंड 8, ये हो गया। अब इसका सेकेंड टर्म को लेंगे, ये क्या 2 को माइनस में लिखेंगे, तो ये -2 हो जाएगा, और इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर बचेगा 4 6 3 8, 4 6 3 8, ये हो गया सेकेंड टर्म। और इसका थर्ड टर्म होगा ये +3 का रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर बच जाएगा 4 5 3 एंड 2, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 रहेगा, 1 इंटू 5 इंटू 8, ये हो जाएगा 40, एंड -2 इंटू 6 12, -2 इंटू 4 इंटू 8 32, -3 इंटू 6 18, +3 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, -3 इंटू 5 15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 40 माइनस 12 8 2 28 इंटू 1, 28 इंटू 1 28 आ जाएगा, -32 -18 14, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 हो जाएगा 28, ये हो गया 28। अब लास्ट टर्म बच जाएगा 3 इंटू 8 -15 -7, -7 इंटू 3 -21, और ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा -21। तो अगर इसका वैल्यू -21 आया है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा -20, के का वैल्यू 3 है, के का वैल्यू 3 है, और
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा -21, तो -63 डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू -63 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है 3, 6, 9, 4, 5, 8 एंड 3, 2, 8। तो पहले 3 को लेते हैं, तो 3 को लेंगे, 3 को लेंगे तो इसके अंदर रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 5, 6, 2, 8, 5, 6, 2, 8। तो 3 इंटू 5 इंटू 8 हो जाएगा 40, -2 इंटू 6 हो जाएगा 12। ये हो गया। अब लेंगे इसको, सेकेंड को, सेकेंड को लेंगे तो सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 है तो -6 हो जाएगा, और इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 4, 6, 3 एंड 8, ये बच जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -6 इंटू 4 इंटू 8 32, -6 इंटू 3 18, ये हो जाएगा। प्लस लास्ट टर्म में को देख लेते हैं। लास्ट टर्म है यहाँ 9, तो +9, इसका रो और इसका कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बच जाएगा 4, 5, 3, 2, तो +9 इंटू 4 इंटू 2 8, -3 इंटू 5 15, 15। अब इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू देखते हैं। तो 3 इंटू 40 -12 आ जाएगा 8 to 28। 3 इंटू 40 -12 28, इसका वैल्यू आ जाएगा 28। ये हो जाएगा 3 इंटू 28 -6 इंटू 32 -18 14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 14, इसका वैल्यू आ गया, और बच गया इसका 9 इंटू 7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, इसका वैल्यू आ जाएगा 84, और इसको 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84, और इसका हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा -63। इसका कैलकुलेट करके ये आया, इसका कैलकुलेट करके ये आया, और -9 इंटू -7 -63 इसका आ गया। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है +84 और ये है -84, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया इसका -63 डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू आ गया, जो 28 का -21 का 3 टाइम्स है, जो कि प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट रो इसका जो है 3 का मल्टीप्लाई है, बाकी सेकेंड रो एंड थर्ड रो सेम है। तो इसका जो फर्स्ट रो है 3 का मल्टीप्लाई था, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू के 3 के मल्टीप्लाई के बराबर इसका आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी का। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एडेड, if each element of a row and column of a determinant is added with the equimultiples of the elements, equimultiples of the element, okay, of another row or column of a determinant,
another row or column, suppose A, B, C, wait, elements of another row or column of a determinant, then the value of the determinants remains unchanged, then the value of the determinant remains unchanged। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए है या डिटर्मिनेंट बी है, ठीक है, इसमें हम कोई भी रो ऑपरेशन करेंगे या कॉलम ऑपरेशन करेंगे। सपोज R1 है, R1 को हम R1 प्लस कोई वो कांस्टेंट के लेते हैं और R2 इसका रो ऑपरेशन कर दिए, या कोई सपोज इसका C1 लिए, C1 और कॉलम 1 और इसका कॉलम 1 प्लस के C2 कोई भी कांस्टेंट के का और C2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किए हैं कॉलम 1 के साथ, तो इसका रो ऑपरेशन किए या इसका कॉलम ऑपरेशन किए, तो ये ऑपरेशन करने के बाद डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा और जो पहले से डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा दोनों सेम रहेगा। रो ऑपरेशन करने से या कॉलम ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है। यही इसका 7th प्रॉपर्टी है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका जो दिया हुआ है, सपोज कोई डिटर्मिनेंट है सपोज कोई डिटर्मिनेंट ए है जिसका एलिमेंट है A1, A2, A3 और B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का एलिमेंट है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का एलिमेंट है A1 प्लस के B1। इसका रो ऑपरेशन किया हुआ है, मतलब R1 को, इसका जो R1 है A1 उसको कोई वो कांस्टेंट के का R2 से ऐड किया हुआ है, यही डिटर्मिनेंट बी दिया हुआ है। यहाँ पर A1 प्लस के B1, A2 प्लस के B2 एंड A3 प्लस के B3। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों का वैल्यू सेम आएगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर आएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है, इसमें रो ऑपरेशन करने से या कॉलम ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेम वैल्यू आता है। तो डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट ए है इसका फर्स्ट रो का ऑपरेशन किया हुआ है, रो ऑपरेशन किया हुआ है, वेयर R1 जो है उसको R1 प्लस के R2 से इसको चेंज किया हुआ है। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू देखते हैं, तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है कि जब दो, इसमें जो दो ऐड होता है तो इसको हम लोग ऐड करके दो डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा A1, A2, A3 एक डिटर्मिनेंट में आएगा और नीचे वाला सेम रहेगा, और प्लस में के B1, के B2 एंड के B3 इसका ऐड करके अनदर डिटर्मिनेंट में हम लोग लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये हो जाएगा के B1, के B2 एंड के B3 और नीचे वाला सेम रहेगा B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। और डिटर्मिनेंट बी को दे हैं तो ये हो जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। और इसमें से के कॉमन निकालेंगे बाहर तो ये हो जाएगा B1, B2, B3, भी हो जाएगा B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। और ये दोनों जो रो है, ये रो एंड ये रो आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आ जाएगा वो 0 होगा। तो k इंटू 0 हो जाएगा 0।
तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो गया, और ये जो वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ गया। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ गया। इसका सेकेंड एग्जांपल है, इसका सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसका सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है, कोई डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट ए है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका रो ऑपरेशन किया, रो ऑपरेशन किया तो इसमें R1 जो है, R1 क्या है A1 A2 A3, उसको कोई कांस्टेंट K1 से R2 को ऐड किया है, मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, कोई कांस्टेंट को R2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो ये हो जाएगा R2 प्लस कोई अनदर कांस्टेंट K2 को R3 रो से मल्टीप्लाई किया है और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, वही उसका डिटर्मिनेंट ऑफ बी को लिख दिया है। तो यहाँ हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट, जो इसका रो ऑपरेशन किया है तो ये तो A1 रहेगा ही, और इसका R1 प्लस R1 ये हो गया प्लस K1 B1 प्लस K2 B2 ये हो गया, R1 K1 B1 प्लस K2 B2, यहाँ B2 B2 B3 और B2 एंड C2, और यहाँ हो जाएगा B3 A3 प्लस K1 B3 प्लस K2 C3 और B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 सेम रहेगा। अब इसको तीन डिटर्मिनेंट में इसको ऐड कर सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट में A1 रहेगा A2 रहेगा एंड A3 रहेगा, अनदर डिटर्मिनेंट जिसमें को ऐड करेंगे उसमें K1 रहेगा K1 B1 K1 B2 एंड K1 B3 रहेगा, और उसके बाद जो थर्ड डिटर्मिनेंट ऐड करेंगे उसमें K2 C1 रहेगा K2 C2 रहेगा एंड K2 C3 रहेगा। तो इसको तीन डिटर्मिनेंट में ऐड करते हैं, एक में रहेगा A1 A2 A3 सिर्फ ये वाला टर्म, सेकेंड जो लेंगे उसमें रहेगा K1 B1 K2 B2 K1 B1 K1 B2 एंड K1 B3 ये वाला टर्म एंड K1 B3, और थर्ड वाला जो टर्म रहेगा उसमें रहेगा K2 C1 K2 C2 एंड K2 C3, और नीचे वाला जो टर्म रहेगा वो सेम रहेगा, रो टू सेम रहेगा और इसका रो 3 सेम रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका तो सेम ही है, इसमें K1 कॉमन बाहर आएगा तो ये अंदर बच जाएगा B1 B2 B3 और नीचे वाला सेम रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3। इसमें K2 बाहर आएगा, K2 बाहर आ गया तो गया C1 C2 C3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 ये हो गया। तो ये हुआ, तो इसका जो दो रो है वो आइडेंटिकल है, सेम है, और इसका जो दो R1 एंड R3 ये दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा और इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो K1 इंटू 0 0 हो जाएगा और इधर K2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इन दोनों का वैल्यू प्रॉपर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ अकेला ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। इसका थर्ड टॉपिक देख लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। सपोज ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ए है A B C D E F G H I,
ये मैट्रिक्स है, तो इसका जब इसका कोई के कांस्टेंट, जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स ए है और इसको मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स ए है पूरा A1 A B C D E F G H I और ये के कॉमन बाहर है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एवरी एलिमेंट से, ईच एंड एवरी एलिमेंट से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। बट इन डिटर्मिनेंट में अलग होता है। डिटर्मिनेंट में होता क्या है कि सपोज कोई डिटर्मिनेंट ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर इसका के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं तो इसका कोई एक रो या कोई एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे सपोज के है तो इसका के बी और के सी ही होगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में सब में होता है, बट डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। सपोज कोई एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एग्जांपल है, डिटर्मिनेंट ए है 2 4 6 7 5 8 एंड 2 9 7, ये है। इसमें से 2 कॉमन निकाले, इसका जो है रो में से 2 कॉमन बाहर निकालते हैं। जैसे सपोज ये 2 है तो इसका 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो इस बच जाएगा 1। ये 4 है तो 4 में से 2 कॉमन बाहर निकलेगा तो ये जाएगा 2, एंड 6 का 2 कॉमन बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7 5 8 एंड 2 9 7, ये ऐसे रहेगा। तो डिटर्मिनेंट ए जगह जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। इसका प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। और एक और प्रॉपर्टी होता है, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। बट एडिशन में ऐसा नहीं होता है। एडिशन में सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी है तो इसको ऐड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो इसके बराबर ही नहीं होगा। Take to find determinant of triangular matrix and diagonal matrix. सपोज कोई ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट लेते हैं लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कोई भी लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका डायगोनल एलिमेंट लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वही इसका डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। हम चेक करके बता देते हैं। ये लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका 1 लेंगे, ठीक है। तो इसका रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, इसके अंदर बच जाएगा 3 0 4 5, ठीक। -0 लेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, फिर +0 लेंगे और इसके अंदर कुछ आएगा वो भी 0 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 15 -0, तो ये आ जाएगा 15। इसका आ गया 15। 1 इंटू 3 इंटू 5 के इसके डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आया। अब देखते हैं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो सिंपली कुछ नहीं करना, बस इसका डायगोनल एलिमेंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो।
1 इंटू 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही इसका डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। चेक करके बता देते हैं। वन को लिए तो इसके अंदर बचेगा इसका रो और इसका कॉलम गया तो 4 5 0 6 प्लस 2 माइनस 2 को लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम जाएगा तो बचेगा 0 5 0 6 और 3 को लेंगे प्लस 3 को लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम जाएगा तो बचेगा 0 4 0 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जगह 1 इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा 24 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 इंटू 6 0 माइनस 0 इंटू 5 0 प्लस 3 इंटू 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 4 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एक बच जाएगा 1 इंटू 24 माइनस 0 24 हो जाएगा, ये 24 आंसर आ गया। डायगोनल एलिमेंट का देख लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट का अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे। सपोज कोई डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। माइनर ऑफ मैट्रिक्स, फोर्थ टॉपिक है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना होगा तो क्या करना होगा। तो माइनर हम लोग कोई पोजीशन का निकालते हैं, जैसे U11 पोजीशन हुआ, U12 पोजीशन हुआ, 13 हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। कोई भी एक पोजीशन का हमको माइनर निकालना है। सपोज 11 पोजीशन का माइनर निकालना है, तो 11 पोजीशन का माइनर निकालना है तो इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसका रो को। सपोज ये है A B C D E F G H I। अगर 11 पोजीशन का माइनर निकालना हो तो इसका रो और इसका कॉलम इसको डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जो बचेगा वही इसका माइनर होगा, E F H I, यही इसका माइनर है। सपोज ये हो गया माइनर 11 M11 हुआ, E M11 हुआ, कोई एक डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है तो इसका M11 ये हुआ। अगर सपोज M22 निकालना हो तो ये M22 है, ये इसका अगर निकालना हो तो इसका रो और इसका हॉरिजेंटल और इसका वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे। नेगलेक्ट करके जो भी बच जाएगा, नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट डिलीट ही कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे और डिलीट करके जो बचेगा वही इसका माइनर होगा। तो M22 बचेगा, उसके अंदर बचेगा क्या, A C G I, ये इसका माइनर हुआ। 12 पोजीशन पर निकालना है तो 12 पोजीशन पर निकालना है, ये जाएगा और ये जाएगा D F G I, D F G I हो गया इसका माइनर। यही M11 का माइनर निकालना है तो ये और इसको डिलीट कर दिया, बच गया 4 6 4 8 4 6 4 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आएगा 32 और माइनस 24। कैलकुलेट करके इसका आंसर आ गया 8। 12 का निकालना होगा तो 12 ये है, 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 12 ई हुआ तो इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल को डिलीट कर दो, बच गया क्या 3 6 2 8 3 6 2 8। इसका क्या आ जाएगा 24 माइनस 12, आंसर क्या आ जाएगा 12। तो इसका आ गया, इसका M11 का वैल्यू हम लोग निकाले और
M12 का वैल्यू निकाले। M11 का वैल्यू आ गया 8, M12 का वैल्यू आ गया 12। ऐसे इसका अगर ये 2x2 है ना, तो इसका तो अगर निकालना है M11, तो M11 तो ऐसे ऐसे 3 9 हो जाएगा, और M12 12 ये जाएगा और ये जाएगा, बच जाएगा 7। अच्छा से देख लेते हैं, दिया हुआ है 2 3 7 9। इसका M11 निकालना है, तो M11 कौन है, फर्स्ट कॉलम M11 ये है, M11 ये है। तो इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा 9। और इसका M12 निकालना होगा तो क्या करेंगे, M12 पोजीशन पर कौन है, ये है, तो इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल को डिलीट करेंगे, बच जाएगा क्या 7। तो ये हो गया 7। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर भी किसी पोजीशन का निकाला जाता है। अगर सपोज हमको A11 पर पोजीशन पर कोफैक्टर निकालना है, तो जनरली कोफैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर i प्लस j, ये हो जाएगा रो, जे हो जाएगा कॉलम, इंटू MIJ। सपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -1 टू द पावर हो जाएगा, आई हो गया फर्स्ट रो हो गया 1 प्लस जे हो गया कॉलम 1 इंटू M1 और जे हो जाएगा 1। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 इंटू M11, और इसका माइनर निकाल देते हैं, तो इसको कैलकुलेट करके M1 इंटू M11 ये हो जाएगा M11। तो इसका M11 क्या आएगा, अगर इसका माइनर निकालना होगा M11, तो इसका M11 क्या होगा, इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, बच जाएगा इसके अंदर EFHI। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में EI माइनस HF आ जाएगा, ये इसका माइनर होगा। कोफैक्टर एट पोजीशन 1 1, इसका 1 1 पोजीशन पर कोफैक्टर निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर i प्लस j इंटू MIJ। 1 1 पोजीशन है तो i की वैल्यू 1 है और j का वैल्यू भी 1 है, इंटू 1 1 -1 का स्क्वायर इंटू 1 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 1 हो जाएगा। इसका M11 क्या होगा, इसका M11 हो जाएगा, ये है 1 1, तो इसका रो, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल दोनों को डिलीट करेंगे, बच जाएगा 3 6 3 8 6 4 6 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस 48 माइनस 36 माइनस 36 आ गया। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स बाय सीरस मेथड। डिटर्मिनेंट सीरस मेथड से हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं सीरस मेथड से, जो एक ट्रिक है, मतलब बहुत जल्दी हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस सीरस मेथड जो होता है इट वर्क्स ओनली फॉर 3x3 मैट्रिक्स, ये सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स पर अप्लीकेबल होता है। सपोज कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका, सपोज कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है सपोज कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 -2 -3 -1 3 4 2 5 0। और सीरस मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है इसको यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखेंगे और सेकंड कॉलम यहाँ लिखेंगे, लिख दिए, ये हो गया फर्स्ट।
स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये और ये हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 इंटू 3 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 4 इंटू 2 -2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -1 इंटू 5, ये हो गया। अब इसका अपोजिट वाला देखेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। ये जो नीचे है, ये जो इधर से गया इसको ऐड किए हैं, अब जो इधर से आया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -3 इंटू 3 इंटू 2 -2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू -3 -5 इंटू 4 इंटू -1 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 -0 इंटू -1 इंटू 2 0 इंटू -1 इंटू -2। इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वही डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, ये आ जाएगा -16 और ये आ जाएगा +15 और ये माइनस में आ जाएगा +15 9 18 -18 माइनस +18, ये हो गया +18, ये हो गया -20 और ये हो गया 0। इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, -36 और 33, ये हो जाएगा -3 -36 +30 -3 इसका आंसर आ जाएगा। हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। +5 को कॉमन ले